हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से न्यूमेरिकल का दंगल इस सीरीज में। आज इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी से हमने लास्ट यहाँ पर ख़त्म किया था, है ना। सो लेट्स सी। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारी एप्लीकेशन पर। आप उस ऑफर के तहत भी हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा। दिसंबर 2025 इकोनॉमिक्स नेट के लिए हमारा क्रांति बैच चल रहा है और जून 2026 के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर EMRS PGT सेट एग्जाम्स के इकोनॉमिक्स के जो कोर्सेज हैं हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है विद बेस्ट गाइडेंस एंड बेस्ट फैकल्टी बेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है जी। आप अपने ड्रीम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के हमारे साथ। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए अब इसमें उसने क्या कहा है, मॉडल दे रखा है और नेचुरल लॉग दिया हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, इलास्टिसिटी का फार्मूला पहले तो देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई। इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है उसने। ठीक है। यानी कि ये फार्मूला आपके ऐसा लगेगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर वाई, है ना। हम अक्सर इलास्टिसिटी का फार्मूला ऐसे लिखते हैं जब हम एक कॉमन इलास्टिसिटी का फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला यूज करते हैं, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इस तरह से हम फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, इलास्टिसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या रखा है हमको, तो डेल्टा वाई की डेरिवेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ एक्स, ये चीज मल्टीप्लाई इनिशियल एक्स की वैल्यू ओवर वाई की वैल्यू। ठीक है। ये फार्मूला लग गया आपका। अब यहाँ पे देखिए इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, यहाँ से मुझे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आराम से मिल जाएगा, राइट। आई है तो मैं साथ में आई भी लगा लेती हूँ। ठीक है। तो आराम से यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, इसका डेरिवेशन करिए ध्यान से। y की डेरिवेशन मुझे करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप देखिए, इसने जो लिखा हुआ है दैट इज ये लिखा हुआ है लोगैरिथम ऑफ वाई आई। ठीक है। लोगैरिथम ऑफ वाई आई लिख रखा है उसने, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे लोगैरिथम ऑफ वाई आई है तो इट विल बी लाइक 1 ओवर वाई आई, है ना। लोगैरिथम ऑफ वाई आई की डेरिवेशन हम 1 ओवर, देखिए ना, अगर मेरे पास log x दे रखा है तो इट विल बी 1 ओवर x, है ना। तो वो 1 ओवर वाई आई आ जाएगा। इसके अलावा या इस इक्वेशन की अगर मैं डेरिवेशन करूं तो इट वुड बी बीटा ओनली, सिर्फ बीटा आएगा x की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन, है ना। ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। यानी कि डेल्टा वाई आई ओवर डेल्टा एक्स आई जो है ये आपका वाई आई बीटा के बराबर आ जा रहा है। वाई आई बीटा के हमें पुट कर लेती हूँ, वाई आई बीटा, और ये एक्स एंड वाई यानी कि आई लगा लेते हैं हम साथ में बिकॉज रिग्रेशन इक्वेशन में दे रखी आई। सो अब यहाँ पर वाई आई एंड वाई आई आपस में कट जाएंगे, सो यू विल गेट बीटा एक्स आई। तो बीटा एक्स आई आपका आंसर आ गया, दैट इज सेकेंड। क्लियर। ठीक है जी। देखिए इस तरह से किया है। आगे चलते हैं। अब इसमें उसने कहा है इफ द एस्टिमेटेड स्लोप कोफिशिएंट इन द रिग्रेशन ऑफ y on x is beta, what will be the estimated slope coefficient in the regression of 5y on 10x। तो इसको सॉल्व करने का एक इजी मेथड देखिए। अच्छा, क्या उसने स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहले पहली लाइन देखिए। हाँ, y on x is बीटा। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम y on x का रिग्रेशन बनाते हैं, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है। ये मेरी रिग्रेशन इक्वेशन है। तो वो कहता है कि ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं y on x, दैट इज द रिग्रेशन इक्वेशन y on x। x on y वाली कैसे बनती है, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई, ये x on y बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे y on x वाली कंसीडर करनी है। तो इसमें आपका स्लोप देखिए क्या आ रहा है, दैट इज योर स्लोप पैरामीटर, दैट इज योर इंटरसेप्ट पैरामीटर, है ना। तो बीटा इसका स्लोप है। रिग्रेशन इक्वेशन मेरी दे रखी है उसने,
y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, और बोल रहे हैं कि ये मेरा स्लोप कोफिशिएंट है। अब ये आपका इंटरसेप्ट होता है, ये स्लोप होता है, ये इक्वेशन है y और ना x की, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि आपको पता करना है, अगर हम 5y लेते हैं और 10x लेते हैं ना, 5y का 10x पर रिग्रेशन, तो इसका स्लोप फाइंड करो। यानी कि मुझे एक न्यू रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, ये y था ना, तो जो मैं न्यू रिग्रेशन इक्वेशन बनाती हूँ उस पर मैं y डैश कंसीडर करूंगी एंड x को x डैश कंसीडर करूंगी, ठीक है। अब 5y विल बी इक्वल टू दिस 5y, है ना, जो उसने कहा है कि y को इसके इक्वल पुट करो, और x डैश जो न्यू रिग्रेशन का x डैश होगा दैट विल बी योर 10x होगा, जो उसने स्टेटमेंट में कहा, ठीक है जी। अब अगर इस अकॉर्डिंग मैं देखूं, तो ये वाला जो मेरा y है, इस पर मैं पुट कर सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, दैट y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये हो गया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा एक्स। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पुट करके यहाँ पर भी मेरा x डैश आना चाहिए ना, न्यू रिग्रेशन बनना चाहिए। तो अब x की वैल्यू यहाँ से आएगी x डैश ओवर 10, यही आएगी ना x की वैल्यू मेरी, देखो यहाँ से। तो यानी कि यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देती हूँ 5 बीटा एक्स डैश ओवर 10, राइट। तो कितना हो गया ये देखो, अब y डैश इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस कटिंग होके बच गया दैट इज 0.5, है ना। एक मिनट, हाँ, 5/10 का आ गया आपका 0.5 बीटा एक्स डैश, यानी कि जो मेरा न्यू रिग्रेशन है, अब इसमें आप स्लोप देखो कितना आ रहा है, इसमें स्लोप आ रहा है 0.5 बीटा, है ना, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर 0.5 बीटा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जी। ये देखिए, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, पुट करना है इसको, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज होगा, इसको पुट किया जाएगा, देखिए कैसे। ठीक है, देखो अब इसमें ना मुझे पुट करना पड़ेगा, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसको बोल सकते हो, यहाँ पे जो यूज होना है मेरा। तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि ये जो एक्स स्क्र प्लस 1 है, इसको मैं यू के इक्वल पुट कर लेती हूँ, ठीक है। यू के इक्वल पुट कर लेती हूँ, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेशन करूँ तो 2x dx इज इक्वल टू डी यू। ये क्या किया मैंने, क्या किया है देखो समझो, मैंने ना डेरिवेशन किया है u का विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने ना u का डेरिवेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी लाइक दैट, है ना, इट विल बी लाइक दैट, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें तो अ, क्या दिक्कत हो रही है कि भाई इस चीज को तो मैं यू के इक्वल पुट कर लूंगी, है ना, पर यहाँ पे मेरा एक्स का फिर एक्स रह जाएगा, फिर वो मेरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे हल होगा अगर उसमें दो वेरिएबल्स आ गए, यू भी आ गया एक्स भी आ गया, यानी कि मुझे ये वाले एक्स को भी कहीं ना कहीं यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो पूरी इक्वेशन फिर मेरी यू की फॉर्म में बनेगी, बात समझे हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ सिंपली, तो फिर तो होगा ही नहीं, मतलब एक तरफ यू है दूसरी तरफ एक्स है ना, मतलब मुझे फिर सारी इक्वेशन को यू की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब मुझे इस चीज को भी यू की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ऐसा करूंगी यहाँ पे कि x से हम 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, बात सेम है ना, क्योंकि ऑफसेट होके तो वो कट ही जाएंगे आपस में, अपनी तरफ से मैंने 2/2 ले लिया, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी ना, ये ऐसे बन गई 1/2 इंटीग्रेशन 2x एक्स स्क्र प्लस 1 dx, ऐसे बन गई ये इक्वेशन, ऐसे बन गई, है ना, ठीक है। अब अगर ये वाला अगर आप देखो तो इसको dx को हम इस साइड लेके जाके ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन पूरी तरह से u की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी आराम से, देखो 2x एंड dx ये किसके बराबर है, du के बराबर है कि नहीं, du के बराबर है, और एक्स स्क्र प्लस 1 किसके बराबर है, u के बराबर है, तो ये इक्वेशन मेरी ऐसे बन जाएगी, है ना, बिल्कुल बन जाएगी।
अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो सिंपली। कैसे अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे? इंटीग्रेशन निकालो इसका। 1/2 u की पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन करते वक्त पावर में 1 प्लस करते हैं, u 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 एंड पावर से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 3/2 करके रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2/3 आएगा। ये इंटीग्रेशन हो गया मेरा यहाँ पे। अब ठीक है, अब आगे अगला स्टेप वाइट यूज करते हैं। अगले स्टेप के लिए हम ये वाला, देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा मेरा, है ना। सो इट विल बी u 3/2/3 और इंटीग्रेशन का रूल है साथ में प्लस कांस्टेंट लगता ही लगता है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब u को मैंने क्या पुट किया था इनिशियली? u को मैंने पुट किया था एक्स स्क्र प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। आपका सेकंड वाला आंसर आ गया 1/3 एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। जीडीपी दे रखी है उसने, सम ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपोर्ट्स दे रखा है, आपको इम्पोर्ट्स पता करना है। देखो आराम से इसमें आप फार्मूला लगाओगे और आंसर निकल आएगा। तो आपको पता है हमारा जो फार्मूला होता है जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करते हैं, केन्स का मॉडल पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे फोर सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। फोर सेक्टर मॉडल, फर्स्ट 1 सेक्टर मॉडल है, 2 सेक्टर मॉडल है जिसमें हम हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर लेते हैं सिर्फ। 3 सेक्टर मॉडल है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर आता है। 4 सेक्टर मॉडल होता है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर आता है। अब यहाँ पे उसने फॉरेन सेक्टर यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बात की है। 4 सेक्टर मॉडल जो आपका बनता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे बनता है? y इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। याद है ना ये इक्वेशन? तो बस अब पुट कर दीजिए y यानी कि जीडीपी दैट इज 5465। कंजम्पशन कितनी दे रखी है? कंजम्पशन तीनों का सम उसने दे रखा है, तीनों का, इन तीनों का सम 5496। एक्सपोर्ट्स 673 दे रखे हैं, मुझे इंपोर्ट्स निकालने, दैट इज 5465 माइनस 5496 माइनस 673 इज इक्वल टू ये। अच्छा हम इसको ना माइनस एम में, 2 मिनट, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो बट इट वुड बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो हम सीधा m को इस साइड ले आते हैं, फिर वो ना साइन m का चेंज हो जाएगा, माइनस m से प्लस m बन जाएगा, इस साइड ले आते हैं, बाकी सब चीजों को ऐसे ही रहने देते हैं। और ये वाला 5465 हम इस साइड ले जाते हैं। तो करिए कैलकुलेट, कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 5496 673 6169 माइनस 5465 4070 704 आंसर आ रहा है बिल्कुल। दिस वन, थर्ड वन, $704 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे देखिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बताया उसने, राइस हो रहा है बाय 100, टोटल टैक्स रेवेन्यू राइस बाय 100। अच्छा ये राइस बाय का मतलब क्या कि चेंज आ रहा है, यानी कि चेंज, यानी कि चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 100, चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इज 100। वैल्यू ऑफ एमपीसी उसने दे रखा है 0.5। There is no change in autonomous investment and consumption in simple Keynesian closed model. GDP rises by। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, यहाँ पर फिर वो आपका y इज इक्वल टू वाली इक्वेशन लगेगी। अच्छा ये बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर से भी हो सकता है, 1 मिनट। हाँ ये देखो, पॉइंट टू बी नोटिस हेयर इज यूर चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, चेंज इन टैक्सेस बिल्कुल सेम है। बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट देखो,
नॉर्मली हम फिजिकल पॉलिसी में क्या पढ़ते हैं कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इकोनॉमी में प्रोस्पैरिटी आती है, बूम आती है, इन्फ्लेशन आता है, महंगाई बढ़ती है। और जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो वो इम्पैक्ट उससे उल्टा होता है, यानी कि लोगों टैक्सेस जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, प्राइसेस कम होंगे। जब दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जितना चेंज हुआ सेम उतना ही चेंज अब टैक्सेस में हो रहा है, यानी कि दोनों चीजें ऑफसेट कर रही है एक दूसरे को, टोटल इफेक्ट न्यूट्रल है। बात समझेगी नहीं? तो दैट इज बेसिकली बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे वही चीज है कि क्योंकि दोनों में सेम चेंज हो रहा है ना, सो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 1। दोनों में सेम चेंज, ध्यान से समझो। अगर यहाँ पे मुझे अब चेंज इन इनकम निकालना है ना, तो बैलेंस चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू योर बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज 1, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100, मल्टीप्लाई करके जो आया दैट इज योर चेंज इन इनकम, दैट मीन्स 100। ठीक है, सो आपका सेकंड आंसर इसलिए सही हो गया। क्लियर? आगे देखिए, find the variance of random variable which constitute the number of heads in a toss of two coins simultaneously। अब इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं सॉल्व, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है एन पी क्यू। ये होता है एन पी क्यू, एन पी क्यू। दिस इज अ फार्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने क्या कहा, टॉस किया ना हमने टू कॉइन्स को, तो देखिए प्रोबेबिलिटी पी का मतलब क्या है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब हेड है एंड टेल है ना, सो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5। मतलब मेरे पास आधे चांसेस है कि हेड है, आधे चांसेस है कि टेल है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 यानी कि 0.5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर दैट इज क्यू, इट इज आल्सो इक्वल टू 0.5। तो पी एंड क्यू दोनों आपके 0.5 के बराबर आ गए। अब आगे ये जो लिखा हुआ है इसको ना देखो, जो मैं निकाल रही हूँ उसको देखो। चलो मैं ऊपर वाली स्लाइड पे निकाल दूँ ताकि आपका ध्यान इस पर न, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। दो फार्मूले लगा रखे हैं, ये देखो। अब मैंने क्या कहा, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है एनपी क्यू। एनपी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 0.5, क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर दैट इज 0.5। क्योंकि हेड एंड टेल है, दो ही आउटकम्स है, दोनों के आने के आधे आधे चांसेस है। अब आगे टोज ऑफ टू कॉइन्स है, टू कॉइन्स है यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे यहाँ पे टू है, एन आ जाएगा 2। तो वेरिएंस निकालना है आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान इससे हुई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे ऐसे आपको कोई कॉइन्स वाला ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें जिसकी दो आउटकम्स हैं, या सक्सेस एंड फेलियर, तो उस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो वेरिएंस इज इक्वल टू एन इज 2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, सो यू कैन आल्सो राइट इट, अगर पॉइंट में कंफ्यूजन होती है आपको, इट इज 1/2 1/2, 2 के साथ 2 कट गया, तो आपका जो आंसर है दैट इज 1/2, 1/2 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पर मुझे निकालना है। प्रोड्यूसर सरप्लस के ही हैं आगे 2-3 क्वेश्चंस। प्रोड्यूसर सरप्लस डिटेल का आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर दिस वन क्वेश्चन, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए मेरे साथ, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस दे रखे हैं आपको, प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है। तो डिमांड फंक्शन है मेरा 20 - 5x एंड सप्लाई फंक्शन है मेरा 4x + 8। दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ,
20 minus 8 is equal to 4x plus 5x. It will be 12 is equal to 9x. 12 over 9x आ गया मेरा 3 4 का 12, 3 3 का 9, मतलब x मेरा यहाँ पे 4/3 आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं p भी निकाल सकती हूँ। p किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लो। दैट इज 20 minus 5 4/3, 20 minus 20 over 3, it would be 60 minus 20, तो 40/3 आपका p भी आ गया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला लगा देते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस इंटीग्रेशन किसकी करनी है मुझे, सप्लाई फंक्शन की। ध्यान रखना, सप्लाई की करनी, डिमांड की नहीं करनी इंटीग्रेशन यहाँ पे। 4x + 8 dx। ठीक है, तो प्राइस है मेरा 40/3, क्वांटिटी है मेरी 4/3, माइनस इंटीग्रेशन करो इसकी 4x की इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर ओवर 2, 8 की इंटीग्रेशन 8x, ये मेरी इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, कटिंग कर दो और वैल्यू पुट कर दो। 4 4 का 160 ओवर 9 माइनस यहाँ पर आ गया मेरा 2x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, x की वैल्यूज पुट करो भाई। 2x स्क्वायर यानी कि 4 4 का 16 एंड 3 3 का 9, यही मतलब हुआ इसका। 8x 4/3 ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 160 ओवर 9 माइनस 16, 2 का करोगे तो 32 आ जाएगा। 32 ओवर 9 माइनस 8 4 का 32। एलसीएम लेके इसको करो सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। देखो ना, 9 ले लो यहाँ पर पहले कॉमन। 160 माइनस 32, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम वाला सॉल्व हम। 9 को 3 से 3 आएगा, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, 3 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब 160 में से माइनस कर दो 32, उसमें से माइनस कर दो 96, इट विल बी 32 ओवर 9। देखो 32 ओवर 9 आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर, 32 ओवर 9। अच्छा, मैंने ना आपको यूट्यूब पर इसका वो भी सिखाया हुआ है कि अगर मान लो मुझे डायग्रामेटिकली प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना हो तो उसका भी कईयों को क्या होता है, कोई मेथड इजी लगता है, कईयों को कोई मेथड इजी लगता है। अब मेरे हाथ में इंटीग्रेशन चढ़ी हुई है तो मुझे इंटीग्रेशन वाला मेथड इजी लगता है, पर क्या होता है कईयों को जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती उनको हो सकता है वो डायग्रामेटिकली प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने वाला मेथड ईजी लगे। आप इसी चैनल पर देखना, जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनके कोर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले फोल्डर में मैंने क्लास डाली हुई है प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, डेड वेट लॉस वाली। उसमें मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया हुआ कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, डेड वेट लॉस डायग्राम के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेना, उससे आपको इसका सेकंड मेथड भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे उसने कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पूछा है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछा है साथ में। ठीक है, पर देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर तो मुझे मुझे सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ही निकालना है तो मैं MR इज इक्वल टू MC वाला फार्मूला लगा सकती हूँ। पर अब यहाँ पे उसने प्रॉफिट भी पूछा है, आप कहोगे कि मैम यहाँ पे प्रॉफिट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पर नहीं, प्रॉफिट इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आउटपुट की वैल्यू सारी अलग अलग दी हुई है। अगर मुझे पता चल गया कि भाई मेरा आउटपुट ये आ रहा है पर्टिकुलर, तो ऑब्वियसली उसके साथ जो उसने प्रॉफिट दिया वो सही होगा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। बात समझे मेरी? ठीक है, अगर आपको सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट ही पूछा होता, आउटपुट ना पूछा होता, तो हम ये इक्वेशन बनाते, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वाली। इसका एक्स की रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन करते, उसको जीरो के इक्वल पुट करके आपकी एक्स की वैल्यू निकल आती, उस एक्स की वैल्यू को आप प्रॉफिट वाली इक्वेशन में पुट करते तो आपका प्रॉफिट निकल आता। ऐसे करते हैं। पर अब स्टूडेंट्स को ये मेथड में स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमको प्रॉफिट इक्वेशन बनाने से ज्यादा इजी लगता है कि हम सिंपली MR इज इक्वल टू MC वाला मेथड यूज करें, इससे आउटपुट निकालना ज्यादा इजी रहता है। बिल्कुल रहता भी है इजी, थोड़ा टाइम सेविंग भी उसमें ज्यादा रहता है।
इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है, तो हम वो मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसने साथ में आउटपुट भी दे रखा हुआ है ना? उस मेथड से मैं सिंपली इनमें से आउटपुट एक निकल आया तो प्रॉफिट तो फिर वही होगा जो साथ में है उसके। अदरवाइज़ आप ये मेथड भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा टाइम सेविंग है। ये मेथड आपको तब यूज़ करना चाहिए जब उसने सिर्फ़ आपको प्रॉफिट ही पूछा है। अब मुझे प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, मतलब आउटपुट निकाल भी लूँगी तो बात नहीं बनेगी, प्रॉफिट अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आप ये इक्वेशन वाला मेथड यूज़ करिएगा। बात समझ गए? चलो, अब मैं आपको यहाँ पर MR इज़ इक्वल टू MC करके दिखाती हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? टोटल रेवेन्यू। ये क्या हुआ? अच्छा। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, है ना? और टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मुझे उसने ना क्वांटिटी दी हुई है, मुझे इसको प्राइस की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा क्योंकि जो मुझे रेवेन्यू बनाना होता है ना, जो मेरा रेवेन्यू फंक्शन होता है, क्वांटिटी की टर्म्स में आना चाहिए, प्राइस की टर्म्स में नहीं। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू 100 माइनस पी पुट कर दूंगी तो मेरा रेवेन्यू फंक्शन प्राइस की टर्म्स में आ जाएगा, पर मुझे क्वांटिटी की टर्म्स में चाहिए, है ना? तो ये जो मेरा है Q इज इक्वल टू 100 माइनस पी, है ना? अगर इसको हम अब P की टर्म्स में लेके आए, सो दैट मीन्स इट वुड बी P इज इक्वल टू 100 माइनस P इज इक्वल टू 100 माइनस Q, राइट? अब यहाँ पर क्या होगा? टोटल रेवेन्यू इज P मल्टीप्लाई बाय Q, दैट मीन्स 100 माइनस Q मल्टीप्लाई बाय Q, तो टोटल रेवेन्यू 100 Q माइनस Q स्क्वायर है, तो मार्जिनल रेवेन्यू बन गया 100 माइनस 2Q, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब निकालिए मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी ऊपर लिखी हुई है देखो, 1/3 Q माइनस 7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 53, ठीक है? अब यहाँ से अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालती हूँ तो इट वुड बी 3Q स्क्वायर ओवर 3 प्लस 14Q प्लस 111, ठीक है जी, ये आ गया मेरा। अब ये मार्जिनल कॉस्ट इजी कर लें थोड़ा तो इतनी बन गई मेरी, ठीक है? अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट यानी कि MR इज इक्वल टू MC। MR है मेरा 100 माइनस 2Q एंड MC है मेरा Q स्क्वायर प्लस 14Q प्लस 111, ठीक है जी? अब हम ऐसा करते हैं, इसको इधरली साइड ले जाते हैं, -100 प्लस 2Q इज इक्वल टू 0, ठीक है जी? सारी एक ही साइड मैंने, मतलब इस चीज को मैं इस साइड लेती हूँ और इक्वल टू 0 कर लिया। Q स्क्वायर, अब ये 14 है, ये 2 है ना? दैट वुड बी 16, यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे एक गलती हो गई, -7Q स्क्वायर था तो ये -14Q आना था, राइट? है ना? Q स्क्वायर -14Q है ये, सो दैट इज योर -14Q, ठीक है? मैं इरेज करके कर देती हूँ, -14Q, ठीक है? -14Q प्लस 2Q कितने बन गए? -12Q बन गए, है ना? -12Q प्लस 111 में से 100 को माइनस कर दो 11। अब इसके फैक्टर्स निकालो। इसके फैक्टर्स कैसे बनते हैं फैक्टर्स? देखो, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 11 आ जाएगा, 11 में 1 को प्लस करूंगी तो 12 आ जाएगा, ऐसे बने फैक्टर्स। यानी कि मेरे फैक्टर्स बने 11 एंड 1, है ना? आप ऐसा समझ लीजिए -11 एंड -1, यानी कि -11 -1 को सॉल्व करके -12 आ जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस माइनस कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करके 11 आ जाएगा, +11, है ना? तो -11Q -1Q प्लस 11 इज इक्वल टू 0, Q -11 -1 Q -11 Q इज इक्वल टू 1 एंड 11। ये देखो, अब मेरे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है।
ठीक है। अब देखो आंसर में इन्होंने 1 तो दिया नहीं हुआ भाई, आंसर में इन्होंने 11 ही दिया हुआ है, तो बस यहाँ तक सॉल्व करके मैंने थर्ड आंसर इसका दे दिया कि ये सही है। अब एग्जाम में तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, पर आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लॉजिक क्लियर करने के लिए थोड़ी और चीजें आपको समझा देती हूँ यहाँ पे, कि मान लो अगर आपको ऑप्शंस में इन्होंने 1 एंड 11 दोनों दिए होते, तो आपको कैसे पता चलता कि इसका सही जवाब 11 है, 1 नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो, ये हमको कैसे पता चला। हाँ। तो इसके लिए रूल होता है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को हम क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सेकंड कंडीशन क्या होता है कि स्लोप ऑफ एम आर शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ एम सी। एम आर के स्लोप का क्या मतलब हुआ, इसका डेरिवेशन, स्लोप ऑफ एम आर का मतलब इसका डेरिवेशन, दैट इज -2, एंड एम सी का स्लोप मतलब जो आपने एम सी निकाला था ना, इसका डेरिवेशन, दैट इज 2q माइनस 14, यही है। अब देखो ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है वो 1 पुट करती हूँ, 1 पुट करती हूँ यहाँ पर 2q माइनस 14 पर, तो ये कितना आएगा 2 माइनस 14 यानी कि -12, यानी कि उस केस में ये कंडीशन मेरी वैलिड हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि -12 जो है वो -2 से छोटा होता है। आपको पता है ना, माइनस में वो चीज उल्टी जाती है ना, माइनस में न्यूमेरिक वैल्यू आपकी जितनी छोटी होगी दैट मीन्स वो उतनी बड़ी है वैल्यू आप, ये मीन्स माइनस, देखिए ये ऐसे हम करते हैं 0 1 2 3, ये बढ़ी जा रही है -1 -2 -3 -1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है, बात समझे। -12 जो है वो -2 से छोटा है, यानी कि ये ग्रेटर नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, यहाँ ये कंडीशन मिनिमाइजेशन से सेटिस्फाई हो रही है अगर हम 1 पुट करते हैं तो। पर अगर मैं यहाँ पे 11 पुट करती हूँ, 11 पुट करती हूँ, तो ये देखो आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि एमसी, स्लोप ऑफ एमसी ग्रेटर होगा स्लोप ऑफ एमआर की, यानी कि 11 से ही प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रही है। बात समझ गए। और अब अगर यहाँ पर चलूँ आंसर के इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर पता चल गया, पर आपको ऐसा ऑप्शन दिए हो कि भाई आपको प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा इसमें, तो फिर हम इस क्वेश्चन को प्रॉफिट वाली इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, बात सेम ही, आंसर सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये चीज आप लगाओगे ना, तो ये सारा सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, यू कैन सॉल्व ये वाली, एट द एंड यही वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी अगर आप इस इक्वेशन के थ्रू भी इसको करोगे। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन 0 के इक्वल पुट करके यू विल गेट द क्यू इज इक्वल टू 11, तो क्यू का आंसर फिर आप क्यू जो है आउटपुट निकला आपका, उसको आप प्रॉफिट वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो यू विल गेट दिस प्रॉफिट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, अच्छा ये तो सेम जैसे हमने पीछे किया क्वेश्चन वैसा ही है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था, ये वाला सेम लाइक दैट, आप खुद भी निकाल सकते हो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझको फाइंड करनी है। ठीक है जी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मुझे फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो दिया क्या हुआ है, पहले क्यू ए दिया हुआ है 100 -2 PA प्लस 0.2 Y प्लस 0.3 PB, ये दिया हुआ है मुझे क्यू ए की इक्वेशन। ठीक है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी 6 दिया हुआ है, इनकम 500 दी हुई है, प्राइस ऑफ बी 10 दिया हुआ है। अब याद करो पहले इनकम इलास्टिसिटी का क्या हम फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ, राइट। यहाँ पे डिमांड आपकी क्यू ए है, इनकम मल्टीप्लाई वाई ओवर क्यू ए, यही आएगा ना इसका फार्मूला, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन। अब यानी कि मुझे ये चीज पता करनी है पहले, ये चीज इस इक्वेशन से पता चल जाएगी, यानी कि आप क्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो आपके पास ये सारे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ 0.2 आपके पास बच जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ वाई की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर रहे हैं, पी ए पी बी मेरे लिए कांस्टेंट है।
है ना। तो 0.2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे y दिया हुआ है, क्यूए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो क्यूए निकाल लेते हैं। तो क्यूए कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 2, पी ए कितना दिया है 6, y कितना दिया है 500, 0.3, प्राइस ऑफ बी कमोडिटी 10। यहाँ से निकालो 100 माइनस 12 प्लस 5। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले सिर्फ ना आप 5 को 2 से कर, नहीं 500 को 2 से कर लो, पॉइंट भूल जाओ, जो मेरा तरीका होता है हर बार बताती हूँ। 500 को 2 से कर लो, 10 2 0, ये आ गया। एक रकम के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दिया, यानी कि यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 10 से कर लो, 30 आ गया, एक रकम के बाद पॉइंट है तो 3 आ गया। क्लियर, ये आ गया आपका 200 और -9, है ना, यानी के 191, 191। ठीक है, अब पुट कर दो यहाँ पे बस डेल्टा, ये कितना आया था 0.2 मल्टीप्लाई वाई कितना है 500, क्यू ए 191। ठीक है, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, सारा कैलकुलेशन इसका करते हैं। देखो 0.2 को 500 से करोगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमने किया था 100 आ जाएगा, सो दैट वुड बी 100 ओवर 191, है ना। सो इट वुड बी, एक मिनट, हाँ 0.52, 500 है ना वाई, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 500, इट्स 0.52। ओके ठीक आ रहा है बिल्कुल, ये सॉल्व किया हुआ है कि किसी वक्त आंसर चेक करना पड़ जाता है तो उसके लिए 100 पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, 191। ठीक है, करिए डिवाइड इसको, देखिए क्या होगा। अब सबसे पहले तो भी यहाँ पे क्योंकि ये बड़ा है ना, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमिनेटर छोटा है, तो 0 पॉइंट लग जाएगा। 0 पॉइंट का मतलब यहाँ पे मैं एक मिनट में थोड़ा सा ना आपको अच्छे से समझाती हूँ डिवाइड करना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ना ये बेसिक डिवाइड भी अच्छे से नहीं आता होता, यानी कि हाथ नहीं बैठा होता, आप ऐसा समझ लीजिए। तो दैट इज 100 एंड 191। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 0 लगा लिया, यानी कि 0 पॉइंट, है ना। अब देखो 191 को हम किससे करेंगे, आप ना पता क्या करोगे इस केस में, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना इसको देखो, देखो 0.06 तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद ये किसी से आराम से किसी पर जाएगा, है ना, यानी कि 0 और नहीं लगेगी मेरी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, 0 नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज इसके बाद एक 0 की जरूरत मुझे नहीं है 0 पॉइंट के बाद, है ना। यानी कि मैंने तीनों को एलिमिनेट कर दिया, बस इसी से पता चल गया कि आंसर मेरा थर्ड है। टिक लगा देना, अब एग्जाम में डिवाइड करने मत बैठना, ठीक है। पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर समझा देती हूँ 0.52 वाला। सो 191 को मैंने 5 से किया तो ये 955 जा रहा है, 955, यानी कि यहाँ पर 540 ये बचे। ठीक है, तो 0 लगा लिया मैंने यहाँ पर, देन 191 2 पे जा रहा है 382, बस ये देखो ये आ गया पूरा आपका। ठीक है, हाँ 0.52 क्लियर। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसको हम करते हैं डन। That is, a player tosses two fair coins. He wins ₹5 if two head occur, ₹2 if one head occur, uh, and ₹1 if no head occur. ठीक है, then find his expected gain. तो जब भी हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है ना, एक्सपेक्टेड यानी कि आप पहले समझ लो कि मुझे एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एवरेज फाइंड करना है ना,
आप ऐसा समझिए कि जब हम एवरेज डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड करते हैं, आपको याद है डिस्क्रीट सीरीज में जैसे एवरेज फाइंड करते हैं, यहाँ पर भी मेरी एक डिस्क्रीट सीरीज जो है वो बनेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी मेरी एक्स। सो प्लेयर टोजेस 2 फेयर कॉइन्स। अब वो कहता है कि ही विंस ₹5 इफ 2 हेड कर। तो पहले तो ना हम इसका थोड़ा सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखो भाई, अगर 2 हेड अक्कर होते हैं, यानी कि 2 फेयर कॉइन्स टोज में है, सैंपल स्पेस ये बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब अगर 2 हेड अक्कर होते हैं उसके चांसेस कितने हैं? 1/4 है ना। 2 हेड के अक्कर होने के चांसेस इतने हैं। 1 हेड अक्कर होने के चांसेस कितने हैं? 2 है, यानी कि 2/4। और 1 आगे क्या लिखा है? नो हेड अक्कर होने के चांसेस कितने हैं? नो हेड अक्कर होने के चांसेस 1/4, ठीक है जी। तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज लिख लो, और साथ में जो आपको दिया हुआ है ही विंस ₹5 इफ 2 हेड अक्कर यानी कि 1/4, ₹2 इफ 1 हेड अक्कर यानी कि 2/4, एंड ₹1 इफ नो हेड अक्कर यानी कि 1/4। ये चीज आ गई है, ठीक है। बस अब डिस्क्रीट सीरीज एवरेज वाला फार्मूला लगा दोगे। डिस्क्रीट सीरीज में आप जैसे एवरेज निकालते हो वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना फिर हम एक और कॉलम बना लेंगे। कॉलम यानी कि इसमें ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी। ऐसे ही होता था ना डिस्क्रीट सीरीज में, मल्टीप्लाई करके इसका टोटल करते हैं हम। ये चीज, ये देखो आपको याद हो अगर, एवरेज का फार्मूला ऐसे हम लगाते थे, है ना। ये चीज बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दी हुई है उसने रिस्पेक्टिव, है ना। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ की जगह पर पी। समझ गए आप? ऐसा समझ लो कि वेट्स दिए हुए हैं उसने, दैट इज आल्सो यू कैन से वेट्स, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? 5/4 आ जाएगा, है ना। 2 का 4/4 1 हो जाएगा। और एक मिनट, ये 1 1 मैंने 2 बार क्यों लिख दिया भाई? ₹2 इफ 1 हेड अक्कर एंड ₹1। अच्छा ये वैसे नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 1/4 1/4। अब इसको प्लस करिए, 5/4 प्लस 1 प्लस 1/4, है ना। इट वुड बी 4, 5 प्लस 4 प्लस 1 10/4 आ जाएगा, राइट। 10/4 ये चीज सिग्मा पी एक्स, है ना, 10/4। फिर सिग्मा पी कितना आएगा? सिग्मा पी यानी कि इस चीज का टोटल करना है मुझे, इस चीज का टोटल करो। 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। मैंने इसकी कटिंग इसीलिए नहीं की थी ताकि आराम से एलसीएम लेके हम उसको कर सकें। तो 4/4 1 आ रही है ना, यानी कि डिवाइड बाय 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट वुड बी 2 2 का 4, 2 5 का 10, और 5 को अंदर रखिए, 2 से करिए, 2 2 का 4 पॉइंट 2.5 आपका आंसर आ रहा है। दैट विल बी योर आंसर, 2.5 विल बी योर आंसर, ठीक है। क्लियर?